एक फर्स्ट सेमेस्टर की अच्छी सी स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूँ वाइवा की। हे चैप्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अभी मेरे सेकंड ईयर के प्री प्रॉफ एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और मैं उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये प्रिपरेशन करते करते मुझे अपने एमबीबीएस के पहले एग्जाम्स दैट इज फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स की याद आ गई कि कैसे मैंने उसकी प्रिपरेशन करी थी। और ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, जो एमबीबीएस का पहला एग्जाम होता है, वो हर एक एमबीबीएस स्टूडेंट को याद आता है क्योंकि उसमें वो पहली बार एक्सपीरियंस करने वाला होता है एमबीबीएस के एग्जाम्स को। क्योंकि अभी तक क्या हुआ होता है, नीट में आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, लेकिन जो पहला एग्जाम होता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, उसमें आपको सब्जेक्टिव तरीके से प्रिपेयर करना होता है, उसके हिसाब से आंसर लिखना होता है। दूसरा वो वाइवा, वो जो एमबीबीएस वाइवा जिसके ऊपर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होती है, अब आप खुद से उस चीज को एक्सपीरियंस करने वाले होते हो। और तीसरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो ये है कि आप नीट के बाद एमबीबीएस में गए होते हो, 2-3 महीने बीते होते हैं, आप अभी इंजॉय कर रहे होते हो, जो भी जिस भी नए कॉलेज में गए हो कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे होते हो। आप अगर नए सिटी में हो तो नए सिटी को एक्सप्लोर कर रहे होते हो और उसी बीच आपका पहला सेमेस्टर का डेट आ जाता है। तो आपने उतनी अच्छी पढ़ाई करी नहीं होती है, उस बीच आप उस पहले सेमेस्टर एग्जाम को कैसे देते हो, वो एक बहुत नया एक्सपीरियंस होता है, इसलिए हर एमबीबीएस स्टूडेंट को याद होता है। आज मैं अपनी एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ और मैंने क्या गलती करी थी, क्या आपको नहीं करनी है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करते रहेंगे बीच बीच में। जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था और कॉलेज स्टार्ट हुए कुछ 3 या 4 महीने हुए होंगे, उसी बीच हमारा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का डेट अनाउंस होता है और कुछ 10 दिन पहले हमें पता चलता है कि हमारा एग्जाम है 10 दिन बाद। जब डेट्स अनाउंस हुई तो मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया कि अभी 10 दिन है, 3 ही सब्जेक्ट करना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ है। और ये सोचते सोचते 2-3 दिन और बीत गया। लेकिन उसके बाद जो है, जो दोस्त है मेरे वो सीरियस हो गए, वो पढ़ने लगे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूँ। और 1 हफ्ते पहले एक्जैक्टली मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट किया था। तो जो भी सिलेबस आया हुआ था अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप आपको पता है एमबीबीएस में ग्रुप बना होता है, तो उसमें जो सिलेबस आया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और मैंने क्या सोचा कि जैसे नीट में प्रिपेयर करते हैं चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, उस तरीके से मैं जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं या जितने भी कंप्लीट हुए सबको एक एक करके कंप्लीट करूंगा। जैसे ही मैंने वो पहले दिन किया, मेरे को समझ में आ गया कि ऐसे तो बिल्कुल भी ये सिलेबस 1 हफ्ते में खत्म नहीं हो पाएगा और मैं फेल हो जाऊंगा। और इसीलिए जो उस समय मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया कि मुझे चाहिए भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाई वेटेज टॉपिक्स, जो कि नीट में आप बोलते हो। उसी तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से मांगे, जहां से सबको मिलते हैं, सीनियर्स से मांगे, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने फिर प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी। अब जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे सामने आया तब मेरे को इतना तो यकीन हो गया कि चलो ये टॉपिक्स तो किए जा सकते हैं, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने वो टॉपिक्स करना स्टार्ट कर दिया। टॉपिक्स करते समय मैंने एक चीज रियलाइज करी उस समय कि वो टॉपिक्स जो कि मैंने पहले किए हुए हैं, जैसे कि उस टॉपिक के अगर मैंने लेक्चर्स पहले देखे हुए हैं तो उसको उस समय याद करने में मेरे को दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन वो टॉपिक जो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, जैसे सर ने करवा दिया लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था, या फिर मैंने आके घर में उसके लेक्चर्स नहीं देखे थे, तो उसको याद करने में मेरे को काफी टाइम लग रहा था। और इसीलिए अगर आप फर्स्ट स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो ये टिप तो रहेगी कि अगर आप अभी क्लास कर रहे हो, मैं जान रहा हूँ कि पहले 3-4 महीने आप काफी ज्यादा एक्सप्लोर करते हो सिटी को, आप उतना पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो, लेकिन एटलीस्ट इतना करना कि 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे उस 6 दिन के अंदर आपके कॉलेज में। आप एटलीस्ट ट्राई करो कि उस 6 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर जो आपकी 1 हफ्ते में है, उसमें आप एटलीस्ट 10 टॉपिक के तो लेक्चर्स देख लो, उसके अच्छे से नोट्स बना लो या फिर हाईलाइट कर लो अपनी बुक में। सिर्फ इतना अगर आपने किया होगा तो आप इजीली जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे सेमेस्टर एग्जाम्स में, उसमें पास हो जाओ। जब डेट शीट अनाउंस हुआ था और मैंने 7 दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो अब देखो ये चीज हमेशा याद रखो कि अगर आप कम टाइम में प्रिपरेशन करना चाहते हो और पास होना चाहते हो तो स्मार्ट वर्क करना हमेशा जरूरी होता है। 7 दिन का टाइम था, 3 सब्जेक्ट था मेरे पास, तो मैंने पहले डिवाइड किया कि मैं 3 दिन 2 दिन 2 दिन करके दे सकता हूँ पर सब्जेक्ट, जिसमें से मैंने 3 दिन उस सब्जेक्ट को अलॉट किया जो कि एनाटॉमी थी, जिसमें मेरे को ज्यादा याद करना है, जिसमें मैं ज्यादा भूल जाता हूँ, उसको मैंने अलॉट कर दिया था एनाटॉमी को। अब मैंने उसमें डे कैसे स्प्लिट किया, मान लो मेरे को एग्जैक्ट डेट शीट तो याद नहीं है, अगर मान लो मेरा नेक्स्ट मंडे को एग्जाम है एनाटॉमी का, ठीक है, तो मैंने क्या किया था कि इस वीक के मंडे को जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं तो उस पहले दिन मैंने एनाटॉमी किया, उसके जितने टॉपिक्स मेरे से हो पाए वो मैंने उस दिन किए। उसके बाद जो एनाटॉमी है मैं बीच में नहीं छूंगा, सीधे सैटरडे और संडे को एनाटॉमी करूंगा, जिसमें जो मैंने मंडे को किया था उसको रिवाइज करूंगा, और जो नए टॉपिक्स मेरे छूट गए, जो मैंने पहले नहीं पढ़ा है या फिर मैंने पढ़ा है मैंने उसको अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाया मंडे को, उसको मैं सैटरडे संडे को देखूंगा। और सीधे क्योंकि संडे को मैंने देखा है, मेरे को अच्छे से याद है, मैं उसको ज्यादा भूलता हूँ एनाटॉमी को, तो मंडे को जाकर मैं एग्जाम दे दूंगा और मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी के 2 बचे हुए सब्जेक्ट हैं जो कि ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा उसमें याद नहीं करना है, उसको मैंने बीच में एडजस्ट कर लिया। जैसे कि ट्यूसडे को मान लो फिजियोलॉजी एग्जाम है, तो मैंने ट्यूसडे और वेडनेसडे के इस वीक को मैंने फिजियोलॉजी पढ़ लिया, ठीक है। जो एग्जाम जितना लेट है उसको मैंने इस वीक में उतना लेट पढ़ा, ताकि मैं उस एग्जाम से ज्यादा दिन पहले पढ़ लूंगा तो मैं उसको भूल सकता हूँ। इसलिए मेरे को अभी मेरा जो मेन इंपॉर्टेंस है वो है पास होना, तो मैं इस तरीके से उसको अपने शेड्यूल को रखूंगा ताकि मैं एग्जाम से ज्यादा पास उसको पढ़ूं, ताकि मैं जल्दी भूलूं ना उसको। तो इस तरीके से मैंने फिगर आउट किया था कि कैसे मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊंगा, कैसे, जैसे मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस किया और मैंने ये शेड्यूल बनाया, ठीक है। इस तरीके से अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आप कर सकते हो, या फिर आप अगर नीट एस्पिरेंट हो, वीडियो देख रहे हो इसको, तो आप भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीवाईक्यूज है, ठीक है। अब फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को अच्छे से याद है कि मुझे एनाटॉमी और फिजियो में इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि फिजियो एक तो देखो कंसेप्चुअल था, जो पार्ट आता था वो काफी ईजी था, और कंसेप्चुअल पार्ट आता था। कंसेप्चुअल मतलब कि इन द सेंस उसको आप समझ सकते हो, आप उसको याद रख सकते हो। अगर आपने समझ लिया है कोई चीज तो आपको लंबे समय तक याद होती है और आप एग्जाम में लिख सकते हो। सब्जेक्टिव एग्जाम में दिक्कत ये होती है कि आपको चीज याद रखनी होती है ताकि आप उसको एक्जैक्टली पॉइंट वाइज लिख के आ पाओ, या फिर अगर वो डायग्राम है या फ्लो चार्ट है तो उसको बना के आ पाओ।
अब एनाटमी वैसे हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन हुआ क्या था कि जब स्टार्टिंग में डायसेक्शन स्टार्ट हुआ था हमारा, तो हर हफ्ते जो भी डायसेक्ट हुआ है उसका वाइवा होता था। अब वाइवा के चक्कर में आपको पता है वाइवा में आपको इज्जत बचानी है अपनी, तो उस चक्कर में हम लोग पढ़ लेते थे। तो क्या होता था कि वो जितने भी टॉपिक्स कवर हुए थे वो हमने किया हुआ था, पहले देखा हुआ था। अब याद करके जाना है वाइवा तभी तो दे पाएंगे, तो याद करने के लिए हम उसको इमेजिन करते थे, 3D में देखते थे, उसके डायग्राम्स को याद करते थे और तब जाके हम वहाँ पे वाइवा देते थे। तो जितने भी टॉपिक सिलेबस में था उसमें आधे से ज़्यादा टॉपिक मेरा कवर्ड था एनाटमी का, तो इसलिए मेरे को वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी और कम टाइम में भी मैं उसको याद कर पाया था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने आधे से ज़्यादा टॉपिक्स या आधे टॉपिक्स भी किए हुए होंगे ना, तो आप किसी भी सेमेस्टर में फेल नहीं होगे। उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। ऑल्सो सब्जेक्टिव एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए जो मैंने तरीका यूज़ किया था ना, वो था कि मैं ज़्यादा डायग्राम्स को याद रखूँ, मैं ज़्यादा कंसेप्ट पे फोकस करूँ। मैं ये नहीं देखूँ कि मेरे को अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरे को ये पॉइंट्स लिखने, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने अगर वो किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं उस टॉपिक को समझने पर मैंने फोकस किया था। इससे क्या फ़ायदा है कि अगर मैं भूल भी जाता हूँ कि एग्जैक्ट क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, मेरे को वो कंसेप्ट याद है, या एनाटॉमी में है तो मेरे को डायग्राम याद है, तो उस डायग्राम के थ्रू मैं सारे पॉइंट्स वहाँ पे लिख के आ पाता था। सेम फिजियोलॉजी के लिए भी कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, आपको पता है कि कैसे वो प्रोसेस हो रहा है, तो आप इजीली वहाँ पे पॉइंट वाइज लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने पॉइंट्स याद किए हुए हैं, आपने प्रोसेस को अच्छे से नहीं समझा, अगर आप भूल जाते हो कि पहला पॉइंट क्या था, तो आप लगातार सारे के सारे पॉइंट्स भूल जाते हो, ये दिक्कत हो जाती है। इसलिए सब्जेक्टिव के लिए मैंने ये अप्रोच यूज़ किया था अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में। ऑल्सो हमारे सीनियर्स ने बताया था कि आपको जितने भी वहाँ पे एग्जाम्स हो रहे हैं वहाँ पे पॉइंट वाइज लिख के आना है, तो मैंने ये अच्छे से फॉलो किया, क्योंकि मुझे भी पता है कि टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं कि वो पैराग्राफ्स पढ़ पाए। तो पॉइंट वाइज लिखोगे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, जितने डायग्राम्स बनाओगे एनाटॉमी में उतना आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। फ्लो चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन करोगे ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ज़्यादा पैराग्राफ लिखोगे कम मार्क्स मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो ये जितने भी मैंने प्रिपरेशन और तिग्रम लगा के मैंने अपनी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स की थ्योरी की प्रिपरेशन कर ली थी। और जो पहला दिन एग्जाम देने गया था उसमें थोड़ा डर तो लग रहा था, क्योंकि पहला सब्जेक्ट का एग्जाम था, सोचा था कि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पढ़ के गया हूँ वो आएगा नहीं आएगा, लेकिन अच्छा गया था पहला थ्योरी का एग्जाम, अच्छा गया। तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर पढ़ के जाते हैं तो वहीं से क्वेश्चन ऑलमोस्ट पास होने लायक तो बन ही जाता है। ठीक है, एमबीबीएस में आने के बाद पास होना ही मेन गोल रह जाता है। ठीक है, अब थ्योरी एग्जाम्स खत्म होना मतलब एग्जाम्स खत्म होना नहीं होता है। ठीक है, एमबीबीएस में उसके बाद प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, वाइवास भी होते हैं, तो वो स्टार्ट होने वाला था। तो कुछ दिन के गैप के बाद वो स्टार्ट होने वाला था, तो उसकी प्रिपरेशन में हम लोग लग गए थे थियरी एग्जाम्स के बाद ही। तो उसमें प्रैक्टिकल्स और वाइवास में जो मेनली होता है वो आपका प्रैक्टिकल्स में मेनली स्पॉटिंग होता है, और अगर बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी तो उसमें प्रैक्टिकल करना भी होगा, और बाकी वाइवा तो सब में होता है। वाइवा भी दो टाइप का होता है, एक तो प्रैक्टिकल वाइवा जो आप प्रैक्टिकल वहाँ पे कर रहे हो उस पर क्वेश्चन पूछेंगे आपको, और एक ग्रैंड वाइवा जो आपका मेन सिलेबस था एग्जाम का उसके ऊपर आपका वाइवा होगा। तो ये आपका मेन रहता है। तो उसमें स्पॉटिंग की दिक्कत थी नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता था उस समय ऑब्वियसली, लेकिन जैसे ही ग्रुप में वहाँ पे उस समय जो ग्रुप है ना एमबीबीएस का ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उस समय क्या हो गया ग्रुप में पीडीएफ आ गया कि ये स्पॉटिंग वाली पीडीएफ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स पता होनी चाहिए आपको। और हिस्टोलॉजी की बात करो तो वहाँ पे भी उसके जितने भी स्लाइड्स है वो आ गया था पीडीएफ में, किसी ने बना के तो अच्छे से भेजा था। ठीक है, तो वो जैसे आया तो इतना समझ में आ गया कि चलो स्पॉटिंग निकल जाएगा, स्पॉटिंग की दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रैक्टिकल्स की दिक्कत थी नहीं, क्योंकि फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में आप खुद प्रैक्टिकल करते हो तो आपको सारे प्रोसीजर याद रहते हैं, और फर्स्ट सेम में उतना कोई हार्ड प्रैक्टिकल आता नहीं, तो आप इजीली वहाँ पे कर पाते हो। तो प्रैक्टिकल्स की भी दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी वाइवास की। ठीक है, क्योंकि एक तो वीडियोस हमने बहुत पहले देखा हुआ था बहुत सारे कि वाइवास खतरनाक होता है एमबीबीएस का, तो पहला वाइवा था, डर तो लग रहा था। दूसरा सीनियर्स ने भी खौफ बना दिया था कि भाई इस प्रोफेसर से पंगा मत लेना, इससे पंगा मत लेना, तो खौफ था उसका वाइवा का, तो उसी का डर था एक, उसी के वही सोच के हमने प्रिपरेशन किया वाइवा के लिए। प्रैक्टिकल वाइवा का दिक्कत था नहीं, ग्रैंड वाइवा का दिक्कत था। एक फर्स्ट सेमेस्टर की अच्छी से स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूँ वाइवा की। अब वाइवा से पहले हमें सीनियर्स ने अच्छे से बताया था कि एक तो आपको किसी भी प्रोफेसर से आर्ग्यू नहीं करना है, गलत आंसर नहीं देना है, नहीं आता है तो सॉरी बोल देना है। ठीक है, और किसी भी प्रोफेसर से आर्ग्यू बिल्कुल भी नहीं करना है, भूल के भी। ठीक है, क्योंकि वही सबसे बड़ी गलती आपकी हो सकती है, और सिर्फ उस एग्जाम के लिए नहीं, पूरे आपके एमबीबीएस जर्नी के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। हुआ क्या, मैंने सुन तो लिया लेकिन मैंने उतना सीरियसली शायद लिया, या मेरे से गलती से हो गया कह सकते हो कि शायद फिजियो का एग्जाम था, वाइवा सर ले रहे थे, सर ने कुछ क्वेश्चन पूछा किसी टॉपिक से, वो टॉपिक मैंने ऊपर से पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा नहीं था, तो सर ने कोई क्वेश्चन पूछा उसमें से, और मेरे को एग्जैक्टली उसका आंसर मुझे ये नहीं पता था कि मैं भूल चुका हूँ, मुझे लगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, जबकि मैंने वो सही से पढ़ा नहीं था, तो मैं भूल चुका था, तो मैंने उसका आंसर दे दिया एक जो कि गलत था, और सर को पता चल चुका था। जैसे ही मैंने गलत आंसर दिया, सर ने मुझसे पूछा कि ये तुमने कहाँ पे पढ़ा है, तो मैंने बोल दिया कि सर एक ही जगह में पढ़ा है मैंने, क्योंकि मैंने तो वो टॉपिक पढ़ा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं भूल चुका हूँ, और मैंने गलत आंसर दे दिया। सर वहाँ पे मुझे रिप्लाई देते हैं कि एक काम करो, घर जब जाओगे वहाँ पे जाना और एक लेटर लिखना है AK जैन को, ये बताते हुए कि ये जो आपने लाइन लिखी हुई है ना ये गलत है। ठीक है, और जो तुमने आंसर दिया वो गलत है। तब मेरे को समझाया कि ये मैंने ब्लंडर कर दिया, मैंने गलत आंसर दे दिया, और मैं बोल भी रहा हूँ कि मैंने AK जैन में पढ़ा है। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगर अगर आपको कुछ कह रहे हैं या फिर डांट रहे हैं तो आपको एक्सेप्ट कर लेना कि आप ही गलत हो। ठीक है, आर्ग्यू बिल्कुल भी नहीं करना है।
बाकी फिजियो और बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था जो मैं आपको बताऊँ। एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स में बताता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको करनी होती है। एक तो स्पॉटिंग में आपकी जो हिस्टोलॉजी है उसमें स्पॉटिंग होगी, फिर जो एम्ब्रायोलॉजी के मॉडल्स आपके रखे होंगे उसमें आपका स्पॉटिंग होगा, उसमें पूछा जाएगा कि एम्ब्रायोलॉजी में ये क्या रखा है इसके बारे में बताओ। तीसरा आपका जो ग्रॉस एनाटमी है उसका भी स्पॉटिंग होता है, जितने भी बोन्स हैं वो रखे होंगे उसके अलग अलग वहाँ पे फ्लैग लगा देंगे, बोलेंगे यहाँ बताओ यहाँ पे कौन सा मसल अटैच है या फिर इससे कौन सा नर्व पास हो रहा है। फ्लैग अटैच कर देते हैं बॉडी में, जो भी आपने डायसेक्ट किया होगा उसी बॉडी में अटैच कर देते हैं और पूछते हैं कि बताओ यहाँ से कौन सा नर्व पास हो रहा है या फिर इसका नर्व सप्लाई क्या है। ये सब क्वेश्चन वहाँ पे स्पॉटिंग में रहता है ग्रॉस एनाटमी के। तो स्पॉटिंग हो गई आपकी। उसके बाद आपका होता है वाइवा आपका हिस्ट्रो में भी होगा, ठीक है। और आपका फिर यहाँ पे एम्ब्रायो में मैंने बताया जो मॉडल रखा है उसी के ऊपर वाइवा होगा। और एक होता है आपका बोन का वाइवा में आपको पहले से बोन जितने भी आपके बोन्स हो चुके हैं आपके उस सेमेस्टर में वो आपको पढ़ के जाना है और वहाँ पे सारे बोन्स रखे होंगे। उनका मूड खराब है तो सर बोलेंगे ये वाला उठाओ, कुछ भी उठा सकते हैं। अच्छा है तो आपको चूज करने का ऑप्शन दे देंगे। तो मेरे टाइम में अच्छा था मूड, सर ने बोला कि उठाओ तो मैंने यूमरस उठाया और मैंने बोल दिया। बोन वाइवा का प्रिपरेशन कैसे किया था, तो होता क्या है कि हर एक किसी बच्चे के पास कोई ऐसा बोन रहता है कि सबने अपना लिया होता है बोन पढ़ने के लिए। तो अब प्रिपरेशन तो सबको करना है, तो सबके पास कुछ बोन है। तो सब हमने क्या किया था, एक दोस्त 4-5 लोग आ गए थे एक ही रूम में और सब अपने अपने बोन्स लेके आए थे और उसी के थ्रू हमने प्रिपरेशन करी थी अपने बोन वाले वाइवा के लिए, क्योंकि हमें पता था नहीं कि कैसे क्या होता है। तो उसी में सब कोई, जैसे मैं ह्यूमरस पढ़ रहा हूँ तो मैं ह्यूमरस पढ़ूंगा, बाकी को समझाऊंगा। दूसरा स्कैपुला पढ़ रहा है तो स्कैपुला पढ़ मतलब बाकी सबको समझाएगा। तो इस तरीके से हमने बोन वाइवा की प्रिपरेशन करी थी। लक अच्छा था मेरा कि सन वही चूज करने दे दिया तो मैंने ह्यूमरस उठा लिया, जो कि मैं पढ़ के गया था। उसके बाद होता है आपका ग्रैंड वाइवा एनाटमी में दिक्कत क्या है कि बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली है और आपसे ग्रैंड वाइवा में मेनली जो पूछते हैं कि इसका नर्व सप्लाई क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इस मसल का, इसका इंसर्शन क्या है, ये सब पूछते हैं। और अगर आपने उसको अच्छे से 2-3 बार 4-5 बार नहीं पढ़ा है, अच्छे से इमेजिन नहीं किया, तो आप वहाँ पे आंसर नहीं दे पाओगे। ये मैंने रियलाइज़ किया अपने फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रैंड वाइवा में। जो चीज़ मैंने ज़्यादा बार पढ़ी थी मैं उसी के आंसर्स दे पाया, बाकी के आंसर्स नहीं दे पाया। और इमेजिन करके अगर मैं सोच भी दूर टाइम लगा के, तो उतना टाइम होता नहीं कि सर आपके लिए रुके रहे, तो इसलिए तो वो सारे आंसर्स मैं नहीं दे पाया फिर। तो इस तरीके से मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम था वो पूरा कंप्लीट हुआ, उसका थ्योरी कंप्लीट हुआ, वाइवा कंप्लीट हुआ और मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया कि कैसे वाइवा होता है, कितना डर लगता है, कितनी बेइज्जती होती है और क्या क्या नहीं करना है प्रोफेसर के साथ। ये तो बिल्कुल नहीं बोलना है कि मैंने ये गलत आंसर एक ही जन से पढ़ा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर में और मैंने आपको समझाया कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी एग्जाम देने वाले हो। तो होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी अपना पहला वाइवा या पहला सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।